हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सॉरी फॉर द डिले, 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि मैं ट्रैवल में था। मेरी हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई तो मुझे वापस कॉलेज आना था, तो इसीलिए मैं 2 दिन ट्रैवल में था। बट 2 दिनों में आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके, यूट्यूब वीडियोज़ पे कमेंट करके कि सर 2 दिन हो गया, अब क्लास होगी कि नहीं होगी, कब होगी। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। और फिर मैंने पहले सोचा था कि मैं जीपैट एंड नाइपर के पीवाईक्यूज़ को एक साथ डिस्कस कर दूँगा, दोनों पीवाईक्यूज़ को एक लॉन्ग वीडियो बना के डिस्कस कर दूँगा। बट उसके लिए फिर मैंने अपने ग्रुप में जब पोल कराया तो अबाउट 90% लोगों ने उसका जो रिस्पॉन्स किया कि उन्हें सेपरेट वीडियोज़ चाहिए। सेपरेट मतलब जीपैट के पीवाईक्यूज़ अलग वीडियो में डिस्कस करें, नाइपर के पीवाईक्यूज़ अलग वीडियो में डिस्कस करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा हम करेंगे। तो उसी बेसिस पे मैंने क्या किया कि जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा प्री फॉर्मुलेशन के लिए, और नाइपर के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन हमारा टॉपिक कवर हो चुका है क्रैश कोर्स के अंदर में। 4 लेक्चर में मैंने प्री फॉर्मुलेशन को डिटेल में कवर कराया है। उसके बाद अगर आपने पहले प्री फॉर्मुलेशन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत डिटेल में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने उन्हें कवर कराया है। तो आप उसको करके आओगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। इसके साथ ही जनरल फार्माकोलॉजी का भी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म कर दिया, फार्माकोडायनेमिक्स हमें करना है एक कल तक में, वो वीडियो भी मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद एक और वीडियो के बाद जनरल फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और अभी ये जीपैट पी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम नाइपर की पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि सर क्या आपके उससे वीडियो उससे टाइपर के मतलब जीपैट एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आया हूँ वो मैं आपको लेक्चर की स्लाइड से ही दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, जो मैंने कवर किया था पॉइंट, क्वेश्चंस भी उसी से आए हैं। तो आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में इंस्टाग्राम पेज है हमारा ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से, जाके चेकआउट करो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स, आपके सारे जो फीडबैक हैं, आपकी क्वेरीज हैं, सब कुछ मैं व्हाट्सअप के थ्रू सॉल्व कर देता हूँ। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी आप अपने क्वेश्चंस और सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और क्रैश कोर्स के बारे में मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जीपैट एंड नाइपर 2025 का, जिसमें मैं अभी फार्माकोसूटिक्स और फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स लेके कवर कर रहे हैं, तो जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जो है टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है, मैंने जीपैट 2010 से स्टार्ट किया। तब तो जीपैट होता भी नहीं था, तब गेट होता था। 2010 से लेकर 2024 तक के सारे टॉपिक्स मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। कोल्टर काउंटर मेथड जो है वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम, ठीक है। देखो, मैं वीडियो के चैट बॉक्स में आप साथ साथ में आंसर लिखते जाओ, और जो पॉइंट्स हो वो भी पूछते जाओ। तो जब वीडियो प्रीमियर होता है तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो आपकी सारी क्वेरीज में चैट बॉक्स में क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो चैट बॉक्स को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ, और अपने आंसर जो है, मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप वहाँ पे आंसर डालते जाओ, ठीक है। और मैं एक और बता दूं कि ओवरऑल मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिया है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और उस 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया कितने, 80 मार्क्स, ठीक है। और आपको जैसे मार्किंग स्कीम है, एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को +4 मार्क करना है, और एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन को -1 डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। ओवरऑल एट द एंड आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि आपने कितने मार्क्स आउट ऑफ 80 आपको कितने मार्क्स मिले, ठीक है। चलो, तो आ जाओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कोल्टर काउंटर मेथड है वो हमारा पार्टिकल सरफेस एरिया के लिए भी यूज करते हैं हम, उससे पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या 2 स्टेटमेंट दे दिया है। द सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग बीईटी अप्रोच यूटिलाइजेस ऑर्गन गैस। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप क्या करना है, अगर आप जब पढ़ रहे हो तो आप मेनली जो उसमें काम की चीज़ है, खासकर जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है कि अभी ये तो छोटा स्टेटमेंट है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसको निकालना है, जो आपके काम की चीज़ है। जैसे इसमें क्या था, सरफेस एरिया, सबसे पहला काम का चीज़ हमारा क्या है, सरफेस एरिया, मतलब बात सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अपने पास अब हम सरफेस एरिया से आपको ये याद हो जाना चाहिए कि सरफेस एरिया में 2 मेथड यूज़ करते हैं हम। एक यूज़ करते हैं एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा यूज़ करते हैं एयर परमिटिविटी मेथड। 2 मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके आगे क्या बात हुई, उसके आगे की बात हुई बीईटी अप्रोच। बीईटी अप्रोच किसमें आता है, बीईटी अप्रोच आता है एडजॉर्प्शन मेथड।
एयर परमिलिटी मेथड में हमारा क्या आता है, पॉस्टलिस इक्वेशन एंड कोजेंसी कारमैन इक्वेशन। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में कराई हैं और अब इस लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे आप सब बीटी इक्वेशन की बात करो, पहले सरफेस एरिया की बात आई तो आपको याद होना चाहिए सरफेस एरिया 2 मेथड होता है, एडजॉर्प्शन मेथड, एयर परमिलिटी मेथड। फिर दूसरी आपकी होनी चाहिए बीटी अप्रोच हमारा एडजॉर्प्शन मेथड में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रूनर, एमेट एंड टेलर। फिर एयर परमिलिटी मेथड में क्या होता है, पोस्टलेस इक्वेशन होता है, कोजेंसी कारमैन इक्वेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में चलनी चाहिए अब, ठीक है, तब जाके आप थोड़ा सा अच्छी लेवल पे पहुंचोगे। फिर उसके बाद आता है इसमें यूजिंग आर्गन गैस। अब इसमें क्या आर्गन गैस का यूज़ होता है कि नहीं होता है, आप बताओ, आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा गैस इसमें यूज़ होता है। चैट बॉक्स पे लिखो फटाफट से कि कौन सा गैस का यूज़ होता है इसमें। और हमारा जो गैस हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको जो बताया था लेक्चर में, वो हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस का। किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस का, इसमें यूज़ करते हैं, तो आर्गन गैस नहीं यूज़ करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्या है कि क्यों क्या बोल रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ द बीईटी इज अ ब्रोनर, एमेट एंड टेलर। तो ये सही बात है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यही होता है, ब्रोनर, एमेट एंड टेलर यही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू इज करेक्ट बट पी इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसा हमने देखा ये थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये देखो, यही मैंने लेक्चर के उसमें आपको बताया था, जब मैंने लेक्चर लिया था तो यही सेम स्लाइड है लेक्चर की, मैंने इसके लिए अलग से नहीं बनाई है। तो मैंने क्या बताया था कि सरफेस एरिया एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। उस टाइम पे मैंने इसका बेनिफिट भी बताया था, इसका ड्रॉबैक भी बताया था, तो वो मैं अब रिपीट नहीं करने वाला हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर इसमें दो मेथड यूज़ होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा होता है एयर परमिबिलिटी मेथड। एडजॉर्प्शन मेथड में क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब फॉर्म, मोनोलेयर फॉर्म करती है जितनी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्ब होता है। तो क्वेश्चन में क्या था, आर्गन गैस था, इसलिए वो गलत हो गया। रेट एट विच गैस और लिक्विड परमिट्स, ये हमारा था एयर परमिबिलिटी मेथड। इक्वेशन कौन सा था इसमें, बीईटी इक्वेशन था जिसका फ्लो फॉर्म ब्रोनर, एमेट एंड टेलर इक्वेशन। इसमें कौन सा इक्वेशन था, इसमें हमने पोस्टलिस इक्वेशन और कोजेंसी कारबन इक्वेशन की बात करी थी। फिर इस इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्वांटासॉल्व यूज़ करते हैं और फिर सब्सिफ साइजर यूज़ करते हैं। और साथ में डिटेक्टर, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज़ होता है, इसमें वाटर मोनोमीटर यूज़ होता है। जब मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे भी बताया था कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपने देखा बीपैट 2012 का, अभी आगे और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप समझ जाओगे कि ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट मैंने उस टाइम पे बोली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, बीपैट 2013 का क्वेश्चन था, व्हेन द एंगल ऑफ रिपोज एक्सीड्स द पाउडर फ्लो इज रेयरली एक्सेप्टेबल फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ रिपोज जब एक्सीड हो जाए तो कौन सा पाउडर फ्लो है जो हमारा रेयरली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब क्या है कि इसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो हमने क्या क्या देखा था जब एंगल ऑफ रिपोज में आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या था कि एक एंगल ऑफ रिपोज सबसे पहला होता है 25 to 30, इसमें फ्लो प्रॉपर्टी क्या थी, वो एक्सीलेंट थी। दूसरा आता है 31 से 35, इसमें फ्लो प्रॉपर्टी क्या थी, गुड थी। अब देखो यहीं से इलिमिनेट होता जाएगा। सबसे पहला क्या इसमें बोला है, रेयरली एक्सेप्टेबल, मतलब क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी पुअर या वेरी पुअर होनी चाहिए। तो 25 to 30 तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 30 ये भी एक्सीलेंट में आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचा, या तो हमारा 50 या तो ये। अब 31 से 35 के बाद फिर आता है अपने पास आता है 36 से 45, 36 से 40, 36 से 40 में क्या था, फेयर था। फिर नेक्स्ट आता है 41 से 45, 41 से 45 में क्या था, पासेबल था। 41 से 45 में क्या था, पासेबल था। नेक्स्ट जो आता है 46 से 55, नेक्स्ट क्या था 46 से 55, 46 से 55 में क्या था, पुअर फ्लो था। 46 से 55 में पुअर फ्लो था। तो इसमें क्या था, रेयरली एक्सेप्टेबल, रेयरली एक्सेप्टेबल है मैन्युफैक्चरिंग पर्पजेस के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पजेस के लिए जब पुअर फ्लो होगा तो उसको हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 50 का ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि 60 भी वेरी वेरी पुअर है। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे थोड़ा सा इसमें वो लगा, बट 50 आंसर करेक्ट दिया हुआ था, तो 50 हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो यहीं पे मैंने आपको बताया था फ्लो प्रॉपर्टी का, मैंने एंगल ऑफ रिपोज के लिए बताया था, जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर। एच ये होता है, ये जो हमारा ये जो पाइल बन रहा है इसकी हाइट होती है h, और जो इसका रेडियस होता है वो होता है r, ठीक है। ये यहाँ पे 25 to 30 एक्सीलेंट, 31 से 35 गुड, 36 से 40 फेयर, 41 से 45 पॉसिबल, 46 से 55 पुअर, 56 से 65 वेरी पुअर एंड मोर देन 66 दैट इज वेरी वेरी पुअर। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने ये उस टाइम पे भी बताया था जब मैं लेक्चर ले रहा था कि क्वेश्चन इससे आएगा, और देख लो आप क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कार्स इंडेक्स ऑफ द गुड फ्लो प्रॉपर्टी, गुड फ्लो पाउडर प्रॉपर्टी, जीपैट 2016 का क्वेश्चन। ये भी मैंने बताया था, ये इसकी भी एक टेबल थी, मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन आना ही आना है। अब क्वेश्चन पूछा गुड फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी की बात हुई है। इसमें देखो मैंने जो आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो कार्स इंडेक्स का क्या था, सबसे पहला था 5 to 50, कार्स इंडेक्स क्या था 5 to 50, 5 to 50 में क्या था, एक्सीलेंट फ्लो था। फिर था 12 to
अब ये 5 to 15 में एक्सीलेंट हो गया, मतलब ये तो एलिमिनेट आउट हो गया। फिर दूसरा आता है 12 to 16। 12 to 16 में क्या था, गुड फ्लो था। हमसे क्या पूछा है, गुड फ्लो पूछा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बट उसके आगे हम देखते हैं 18 to 21 में क्या था। 18 to 21 में तुम्हारा पेयर टू पासेबल था। फिर हमारे पास उसके बाद आया था 23 to 35, यह 28 to 35 दिया, जिसका क्या मतलब था, पुअर था। फिर नेक्स्ट था 33 to 38। 33 to 38 क्या था, वेरी पुअर था। और मोर देन 40 एक्सट्रीमली पुअर था। ये चीज़ें आपको एकदम दिमाग में फीड हो जानी चाहिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से आपको एकदम रिकॉल होना चाहिए चीज़ें को, तब जाके आप इजीली चीज़ें क्रैक कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 12 to 16। ठीक है, समझिए बात को। ये देखो, ये भी है लेक्चर की स्लाइड, आपने देखा हुआ, तो ये टेबल वहाँ आपको मिला होगा, उस टेबल के हिसाब से देख लो। यहाँ पे हॉस्टनर रेशियो भी साथ में देखते चलो, क्योंकि हॉस्टनर रेशियो पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 to 15 एक्सीलेंट फ्लो, 12 to 16 गुड फ्लो, 18 to 21 फेयर टू पॉसिबल, 22 to 35 पुअर, 32 to 38 वेरी पुअर, और 11 40 एक्सट्रीमली पुअर। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, जो मुझे होती थी, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो मतलब होती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं होती तो और अच्छी बात है। मुझे क्या कंफ्यूजन होती थी कि जैसे यहाँ पे देखो ये 5 to 15 दे रखा है, ठीक है, फिर 12 to 16 दे रखा है, तो ये तो फिर अब अगर मान लो हमारे पास 13 आ जाए, तो 13 हमें किधर लगाना है, इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक्सीलेंट और गुड दोनों चीज़ें होंगी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने मतलब इसको लेके मैंने क्वेश्चंस भी देखे और ये नोट्स भी देखे, तो मुझे जो इसका पैटर्न समझ में आया, सेम इसमें भी है नहीं, जैसे इसमें है तो अलग अलग डिफरेंस थोड़ा, जैसे इसमें 35 तक है और यहाँ 33 से फिर स्टार्ट हो गया, तो अगर 34 हो जाएगा तो क्या हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आया हो आपके माइंड में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने जो इसमें ऑब्जर्व किया कि ऐसे क्वेश्चंस वो रेयरली पूछते हैं, मेनली मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा रेंज में आता है, ठीक है। तो इस अगर ये क्वेश्चन है इसको आप दिमाग से निकाल दो, आप बस रेंज याद रखो, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं वो रेंज में ही आते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हैं वो रेंज में ही देखे हैं। जैसे अभी वाला क्वेश्चन भी था, जो आपका ये क्वेश्चन भी था, इसमें भी देखो सारी रेंजेस दे रखी है, तो रेंजेस में अभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, समझ गया बात को, ठीक है। ये था हमारा कार्स इंडेक्स का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। ये भी जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था ये इसकी टेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और आप देखो क्वेश्चन इससे आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, द टाइप ऑफ पार्टिकल डायमीटर ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोस्कोपिंग मेथड ऑफ इवेल्युएशन इज। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमें कौन सा डायमीटर मिलता है। अब देखो प्रोजेक्टेड डायमीटर से हम स्टोक्स डायमीटर से शुरू करते हैं। स्टोक्स डायमीटर हमें कहाँ मिलता है, जब हम मेजर करते हैं किस मेथड से, जब हम सेडिमेंटेशन मेथड से मेजर करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें स्टोक्स डायमीटर मिलता है, जब हम सेडिमेंटेशन मेथड से मेजर करते हैं। फिर वॉल्यूम और सरफेस डायमीटर हमें कब मिलता है, पार्टिकल वॉल्यूम डायमीटर हमें मिलता है। सेम वही देखो यहाँ पे ऑप्शन दोनों रिपीट हो गया, वॉल्यूम और सरफेस डायमीटर दोनों से, एक पे सरफेस वॉल्यूम डायमीटर दे दिया, दूसरे में वॉल्यूम सरफेस डायमीटर दे दिया, तो चीज़ें सिमिलर ही है। ये हमें तब मिलता है, ये हमें मिलता है कंडक्टिविटी मेथड से। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टेड डायमीटर। प्रोजेक्टेड डायमीटर हमें मिलता है किससे, माइक्रोस्कोपिक मेथड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, प्रोजेक्टेड डायमीटर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देखो यहाँ पे टेबल है, ये टेबल मैं अभी भी बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इससे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे अभी आप देखते जाओ। एक क्वेश्चन हो गया, आप लिखते जाना, इस टेबल से कितने क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन मिल गया, अभी आगे देखो आपको कितने और क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें क्या था कि 0.2 से 100 माइक्रोमीटर का रेंज पार्टिकल साइज मेजर करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज होता है, और फेरेट मार्जिन प्रोजेक्टेड डायमीटर मेजर किया जाता है, ठीक है। अभी फिजिकल फार्मेसी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, फेरेट मार्जिन प्रोजेक्टेड डायमीटर से वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीविंग मेथड जो पार्टिकल साइज होता है 50 to 1500 माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, और ये हमारा मैकेनिकल सेकर यूज़ करते हैं, इसमें हम स्टीव डायमीटर का मेजर करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में भी होता है 1 to 200 माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, इसमें हम एंडरसन पिपेट का यूज़ करते हैं, और स्टोक्स डायमीटर का मेजरमेंट हम इससे करते हैं। फिर कंडक्टिविटी मेथड में 0.5 to 500 माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। काउंटर HIAC लिक्विड पार्टिकल काउंटर का यूज़ करते हैं। मैंने उस टाइम पे लिक्विड पार्टिकल HIAC का फुल फॉर्म भी बताया था, वो जाके आप लेक्चर में देखो, अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। उसमें पार्टिकल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें मेजरमेंट होता है, ठीक। ये टेबल याद रखना, अभी देखता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा इसी लेक्चर में इससे कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन मैं सारे खुद से नहीं लेके आया, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी भी टेबल मैंने बताया था, जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस टेबल से क्वेश्चन मिलेगा, और स्पेसिफिकली मैंने 30 to 100 पार्ट्स को हाईलाइट किया था। एज पर IP द सॉल्युबिलिटी रेंजेस ऑफ द सॉल्यूट 30 to 100 विल बी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी रेंजेस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 तो क्या था, लेस देन 1 में हमारा था वेरी सॉल्युबल, ठीक है। 1 to 10 जो था, अब तो फ्रीली सॉल्युबल का क्या रेंज था, फ्रीली सॉल्युबल का रेंज था 1 to 10। उसके बाद हमारे पास जो रेंज था वो सॉल्युबल का, सॉल्युबल यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्युबल का रेंज जो था वो था 10 to 30, ठीक है, 10 to 30 सॉल्युबल की रेंज थी। उसके बाद हमारे पास 30 to 100 किसकी रेंज थी, वो थी स्पेरिंगली सॉल्युबल की थी, 30 to 100 थी, ठीक है।
स्पेरिंगली सॉल्युबल। उसके बाद स्लाइटली सॉल्युबल का जो रेंज था वो था 100 to 1000। कितना रेंज था? स्लाइटली सॉल्युबल का जो रेंज था वो 100 to 1000 रेंज था। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल का जो रेंज था वो 1000 to 10000 था, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल जो था मोर देन 10000। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा 30 to 100। तो 30 to 100 का जो हमारा रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल रेंज हो जाएगा। ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये रही टेबल जो मैंने लेक्चर में आपको बढ़ाई थी, और इसी टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, वेरी सॉल्युबल लेस देन 1, फ्रीली सॉल्युबल 1 to 10, सॉल्युबल 10 to 30, स्पेरिंगली सॉल्युबल 30 to 100, स्लाइटली सॉल्युबल 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10000, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मोर देन 10000 पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा। आंसर आने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में एकदम फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो कार्स इंडेक्स पे फिर क्वेश्चन आया, फ्री फॉर्म से इन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चन मिलता है। इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन अ वैल्यू, देयरफॉर द कार्स इंडेक्स विल बी। यहाँ पे क्या था कि बल्क डेंसिटी क्लोज वैल्यू पे है, बल्क एंड टैप डेंसिटी क्लोज वैल्यू पे है, तो कार्स इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन फॉर्मूला जो कार्स इंडेक्स का पढ़ा था, टैप माइनस बल्क अपॉन टैप, ये हमने पढ़ा था। तो जब दोनों की वैल्यू क्या हो गई? क्लोज हो गई, दोनों की वैल्यू क्लोज इनफ हो गई। जब दोनों की वैल्यू क्लोज इनफ हो गई तो दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा तो जो हमारे कार्स इंडेक्स का वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो स्मॉल हो जाएगी। समझ गए बात को? तो कार्स इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। ये जी पार्ट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, हाँ, इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पॉलीमॉर्फ्स कैन बी डिटेक्टेड बाई। ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स का डिटेक्शन किससे होता है? जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। ये भी मैंने एक सेपरेट स्लाइड में सारे डिटेक्शन मेजर्स का वो किया था, जिसमें किस मेजर से पॉलीमॉर्फ डिटेक्ट किए जाते हैं। काउंटर करेंट क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है, रिफ्लेक्टोमेट्री भी नहीं होता है, एचपीएलसी नहीं होता है। जो पॉलीमॉर्फ डिटेक्शन का मेथड होता है वो होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग। पॉलीमॉर्फ किस मेथड से डिटेक्ट किए जाते हैं? डिफरेंशियल स्कैनिंग से डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आंसर हो गया इसका। ये देखो, ये आपकी लेक्चर की स्लाइड है जिसमें मैंने पॉलीमॉर्फ के मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फ्स बताया था। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोमेट्री, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटीआईआर और एनएमआर, ये टेक्निक थे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ऑप्शन अपने पास था डिफरेंशियल स्कैनिंग, और यहाँ पे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रिक थर्ड जो था वो वहाँ पे, तो इससे डिटेक्ट किए जाते हैं। समझिए बात को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 9 जो जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। एज पर यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड, सब्सटेंस स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स एट 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉल्ड वेरी हाइग्रोस्कोपिक। अब देखो यहाँ पे टर्म वेरी हाइग्रोस्कोपिक की बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था वेरी हाइग्रोस्कोपिक की बात होगी। अब ये हमने हाइग्रोस्कोपी में जब पढ़ा था तो हमने 5 टर्म्स पढ़े थे। नॉन हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, वेरी हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, और डेलिक्वेसेंट पढ़ा था। ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, एग्जैक्ट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि किसमें किसने की वैल्यू थी। अगर सबसे पहला जो पॉइंट आया था, सबसे पहला जो था कि हमारा 0 से लेके 0.12% वेट बाई वेट में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 से लेकर 0.12% वेट बाई वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे। फिर 0.2 से 2% अगर वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि हमारा ये रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। फिर था कि अगर 2 से लेकर 15% के बीच में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 से 15% के बीच में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे क्या? हाइग्रोस्कोपिक। फिर आता है वेरी हाइग्रोस्कोपिक। अगर मोर देन 15% हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेरी हाइग्रोस्कोपिक, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? डेलिक्वेसेंट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था? वेरी हाइग्रोस्कोपिक, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में, मैं यहाँ नहीं, ये थ्योरी मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक की बात मैंने की 0.0 से 0.12% वेट बाई वेट, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक 0.2 से 2%, वे हाइग्रोस्कोपिक 2 से 15% के बीच में, वेरी हाइग्रोस्कोपिक मोर देन 15%, और डेलिक्वेसेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। ठीक है, डेलिक्वेसेंट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उसको आप देख लेना। और इससे क्वेश्चन आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से ईयर का क्वेश्चन था? जीपैट 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीपैट 2020 का एक और क्वेश्चन है। ये देख लो, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आप
+2 से पढ़ते आ रहे हो, उससे पहले से भी पढ़ा होगा आपने कि अमॉर्फस सॉलिड के बारे में क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ, यही आपको दोबारा रीड करना पड़ेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा, रॉन्ग। और रॉन्ग में क्या, सबसे पहले दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, उनमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, उसमें क्या होता है, मेल्टिंग रेंज होती है। कंसिडर्ड सुपर कूल्ड फ्लूइड्स, सही है, उन्हें सुपर कूल्ड फ्लूइड्स हम बोलते हैं। दे टेंड टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू द सफिशिएंट प्रेशर, सही बात है, सफिशिएंट प्रेशर पे फ्लो करेंगे तभी तो उन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स के बारे में बोलते हैं। यूजुअली दे आर एन आइसोट्रोपिक, नो दे आर नॉट एन आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कब, मैंने इसमें एक डिफरेंस बताया था पूरा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का, तो वहाँ पे ये सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे लेक्चर के टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जीपैट 2020 का क्वेश्चन था, समझिए बात को। अब देख लो 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं प्री फॉर्म से। 2020 में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये 2019 का क्वेश्चन था, ये 2020 एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी 2020 का, ये तीसरा क्वेश्चन 2020 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। हम आगे बढ़ते हैं। द पॉलीमॉर्फ एग्जिबिट द फॉलोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। क्या बोला है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है पॉलीमॉर्फ की जो डिफरेंट है उनके अलावा पूछा है। मतलब क्या पूछा है यहाँ पे, सिंपल सा अगर पूछा जाए तो से, मतलब पॉलीमॉर्फ की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है ये पूछा गया। सिंपल सी एक लाइन में बातें करें तो पूछा गया कि पॉलीमॉर्फ की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, वहाँ पे जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो सारे डिफर करते थे। पॉलीमॉर्फ हमेशा किस में सिमिलर होते थे, केमिकल स्ट्रक्चर में सिमिलर होते थे, जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया। एक सिंगल हाईलाइटेड लाइन में मैंने डाला था, आपने देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल स्ट्रक्चर्स। इनका केमिकल स्ट्रक्चर से होता है, बाकी सारी चीज़ें इनकी डिफर करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, जीपैट 2021 का क्वेश्चन है। क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड से पार्टिकल साइज को कौन सा ऑपरेटर डिटरमाइन करता है। मैंने अभी आपको बताया था, टेबल याद कर लो, टेबल से क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो यहाँ टेबल, अगर अभी आपको मैंने टेबल दिखाया, ये रहा टेबल, सेडिमेंटेशन मेथड, एंडरसन पिपेट। आगे बात को, इसी टेबल से दूसरा क्वेश्चन मिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंडरसन पिपेट जो है वो हमारा सेडिमेंटेशन मेथड से वो करता है, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड से पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था जीपैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 12। तो ये टेबल आप एकदम से अलग से लिख के हाईलाइट करके एक फ्लैश कार्ड के फॉर्म में अपने पास रख लो, बहुत यूजफुल होने वाली है ये टेबल। ठीक है, और अगर जैसे ही आप जब फ्लो चार्ट जब टेबल बनाओ तो उसमें पॉइंट भी लिख दो, ऐसा शॉर्ट में इस पे ऊपर लिख दो कि इसमें 2021 से क्वेश्चन आया था। अभी लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया, अच्छा यहाँ से इस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो उससे आप क्या रहता है, जब आप रिवीजन करते हो तो वो सारे पॉइंट्स आपको एक बार हाईलाइट हो जाते हैं दिमाग में कि हाँ ये हिस्सा आया तो ये मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2022। अब देखो अभी मैंने आपको पार्टिकल साइज सरफेस एरिया की एक टेबल दिखाई थी, ठीक है, जिसमें हमने एडजॉर्प्शन मेथड और एयर परमिबिलिटी मेथड डिस्कस किया था। उसी का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है 2022 में। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या था, वहाँ पे गैस की बात हुई थी, बीटी इक्वेशन और गैस का कंपेरिजन पूछा था स्टेटमेंट वाइज, यहाँ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड पोर स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। अब फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो वहाँ हमने दो इंस्ट्रूमेंट देखे थे, एक हमने देखा था फिशर सब्सिसाइजर, दूसरा हमने देखा था क्वांटासॉब। तो यहाँ फिशर सब्सिसाइजर जो था, जो हमारा किस में यूज होता था, फिशर सब्सिसाइजर हमारा यूज होता था एयर परमिबिलिटी मेथड में, और क्वांटासॉब हमारा यूज होता था किसमें, एडजॉर्प्शन मेथड में। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्वांटासॉब, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, ये देखो यही पूरा जो मैंने आपको अभी बताया कि एयर एडजॉर्प्शन मेथड में क्वांटासॉब यूज हो रहा है और एयर परमिबिलिटी मेथड में फिशर सब्सिसाइजर यूज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्वांटासॉब। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारा कौन सी ईयर का था, जीपैट 2022 का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं जीपैट 2023 का क्वेश्चन। जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, सेम कोजेंसी कार्बन। अब देखो दो टेबल मैंने आपको बताई, उस दो टेबल से कितने क्वेश्चन आए हैं आप खुद देख लो। सेम पीछे आ जाओ, कोजेंसी कार्बन इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीटी इक्वेशन है, यहाँ पे पोस्टलिस इक्वेशन एंड कोजेंसी कार्बन इक्वेशन है। कोजेंसी कार्बन इक्वेशन किसमें, एयर परमिबिलिटी मेथड, सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन। कोजेंसी कार्बन इक्वेशन यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, सरफेस एरिया, ये नहीं होगा, विस्कोसिटी डेंसिटी नहीं। तो कुछ ऐसी टेबल्स मैंने जब स्टार्टिंग में फार्मास्यूटिक्स का आपको वो बताया था, स्ट्रेटजी बताई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि लैकमैन की टेबल से याद कर लो, लैकमैन की टेबल, सारी टेबल रट डालो, क्वेश्चन आएंगे। तो
अगर आपको लैकमैन नहीं देख रहे हो तो भी मैं जितने अपने लेक्चर्स में जितनी टेबल बता रहा हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, उसको अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएंगे। आप खुद देख सकते हो पीवाईक्यूज में, अभी आगे भी मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा तो आप वहाँ भी देखना, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा किसका क्वेश्चन नंबर 14 जो जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट था। अब सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, अभी मैंने डोजेस फॉर्म का एक लेक्चर लिया है, एक लेक्चर अभी लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो था डोजेस फॉर्म में। उसको लेने का मेन मोटिव यही था क्योंकि जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट में डोजेस फॉर्म से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे भी आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? अ क्लियर स्वीटेड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड। तो अगर आपने वो डोजेस फॉर्म वाला लेक्चर देखा हो तो हाइड्रो एल्कोहलिक वर्ड देखते हुए, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको स्पेसिफिक हाईलाइट भी किया था, तो हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एलिक्सर। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलिक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिक्सर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको उस टेबल से क्वेश्चन दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, आपको आपने वो टेबल पढ़ी थी, अभी हमने जो पढ़ा था किससे रिलेटेड, जो अलग अलग मेथड से उससे रिलेटेड टेबल पढ़ी थी, फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा जीपैट 2023। अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस ऑफ द पार्टिकल साइज मेजरमेंट टेक्निक इन स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। सिंपल सी बात है, मतलब पार्टिकल साइज है, अब इसको हमें एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ द साइज के फॉर्म में हमें अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा साइज किसकी होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है, इस फॉर्म में हमें अरेंज करना है। अब देखो सीविंग मेथड का हमने क्या पढ़ा था? सीविंग मेथड का होता है हमारा 50 टू 1500 माइक्रोन मीटर। हमने ये साइज़ पढ़ी थी, आपको ये सारी साइज़ें एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए। 50 टू 1500 माइक्रोमीटर पढ़ा था। फिर हमारा दूसरा जो आता है एंडरसन पिपेट। एंडरसन पिपेट का हमने किस मेथड में पढ़ा था? एंडरसन पिपेट का हमने पढ़ा था 0.5 टू, क्या होता है 0.5 टू 500 माइक्रोमीटर में ये था। फिर कूल्टर काउंटर, ये हमारा नहीं, सॉरी, ये एंडरसन पिपेट नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारा कूल्टर काउंटर का था, ठीक है। एंडरसन पिपेट का हमने क्या पढ़ा था? एंडरसन पिपेट का हमने पढ़ा था 1 टू 200, ठीक है, 1 टू 200 था इसका, ठीक है। ये एंडरसन पिपेट का था। कूल्टर काउंटर का हमने पढ़ा था 0.5 टू 500 माइक्रोन मीटर हमने पढ़ा था कूल्टर काउंटर का। फिर हमने किसका पढ़ा था? नेक्स्ट वन इज लाइट स्कैटिंग। लाइट स्कैटिंग मतलब माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी का जो था वो क्या हमने पढ़ा था? 0.2 टू 100 माइक्रोन मीटर था माइक्रोस्कोपी का, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा, सबसे एक अगर हम उस फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो इसका जो अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद तो सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे लार्जेस्ट किस फॉर्म में भेजा है? इन स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज। स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज मतलब हमें लार्ज से उसमें आना है। तो सबसे पहले हो जाएगा एक, सबसे पहले सबसे बड़ा हमारा ये है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा आने वाला है, दूसरा आएगा हमारे पास बी। फिर हमारे पास जो तीसरा आएगा वो आएगा सी, एंड देन वी विल कम टू डी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑर्डर आप इस फॉर्म में आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी टेबल से मैंने आपको फिर से बता दिया, सेम टेबल, आपके क्वेश्चन फिर से सारे आ गए। इस टेबल से कितने क्वेश्चन आए हैं आप देख लो, और इस टेबल की इंपॉर्टेंस आप समझ लो कि कितने क्वेश्चन आए, क्या इंपॉर्टेंस इस टेबल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीपैट 2024 का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिबिलिटी इनहेंसमेंट। सॉलिबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स मैंने बताई थी लेक्चर के टाइम पे, तो सॉलिबिलिटी इनहेंसमेंट का कौन सा मेथड नहीं है? तो वो क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोट्रॉफी, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन और कोसॉल्वेंसी। जब मैंने सॉलिबिलिटी इनहेंसमेंट बताया था उसमें मैंने मेनली 4 मेथड्स आपको बताया था। क्या क्या था? कोसॉल्वेंसी था, कोसॉल्वेंसी उसमें था, हाइड्रोट्रॉपी उसमें था, कॉम्प्लेक्सेशन था, सॉल्युबलाइजेशन था, तो और साथ में तुम्हारा कॉम्प्लेक्सेशन के फॉर्म में सॉल्ट फॉर्मेशन भी आ जाता है। क्रिस्टलाइजेशन जो था वो नहीं है, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो तुम्हारा टेक्निक नहीं है सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट का, क्योंकि सिंपल सा देखो ना, अगर क्रिस्टल बन जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये थी टेबल जो मैंने बताई थी, कोसॉल्वेंसी to enhance the solubility using co-solvents, hydrotrophy, it indicate the increase in solubility in water of various substances due to the presence of large amount of the additives. Complexation by the forming of the complex between drug and complexing agent. Solubilizing increase the solubility of poorly soluble by using the surfactant का यूज कर सकते। तो ये टेबल भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखो, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। उसके बाद 3 एमसीक्यू मैंने अलग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऐड कर दिए, वो फटाफट से देख लेते। विच आर द फॉलोइंग को सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग। अभी मैंने बताया को सॉल्वेंट का एग्जांपल जो था इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें इथेनॉल जो हो जाएगा वो हमारा को सॉल्वेंट के रूप में हम इथेनॉल का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन। अब जो किसी भी सब्सटेंस का जो डिसॉल्व करने की एबिलिटी होती है किसी सॉल्वेंट में, वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहला ऑप्शन है नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूट। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड व्हाट इज द ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है,
किसके बारे में हमें पूछा है? हमें पूछा है सब्सटेंस के बारे में, टू डिज़ोल्व। ठीक है, अगर ओवरऑल सॉल्यूशन का पूछा होता तो हमें केवल सब्सटेंस की बात पूछी है ना, तो हमें मतलब स्पेसिफिक किसकी बात की जा रही है? स्पेसिफिक बात की जा रही है सॉल्यूट की। अगर ये डायरेक्ट ये पूछा जाता कि सॉल्युबिलिटी किस-किस पे डिपेंड करती है, तो हम ऑल ऑफ द अबव लगाते, सारी चीज़ें थी। बट इसमें स्पेसिफिक किसकी बात की गई है? स्पेसिफिक बात की गई है सॉल्यूट के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ को सॉल्वेंट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। अब को सॉल्वेंट्स जो है वो सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसे है? तो जो को सॉल्वेंट होता है वो हमारा काम करते हैं बिटवीन द एक्वस एंड हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट के बीच में जो है वो रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन, बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द प्रीडोमिनेंट एक्वा सॉल्यूशन एंड हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट। जो एक्वा सॉल्यूशन और सॉल्यूट के बीच में जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट है उसके बीच में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का काम नहीं है, क्योंकि को सॉल्वेंट का क्या काम है? वो पहले हम को सॉल्वेंट में क्या देखते हैं कि हम पहले उस जैसे हमारा एल्कोहल एज इथेनॉल एज अ को सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल एज अ को सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ड्रग को पहले उसमें सॉल्यूट करते हैं, फिर हम वो उसमें डिसॉल्व करते हैं। तो प्रीडोमिनेंट एक्वा सॉल्यूशन टू हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना, तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमारे कितने कुछ जीपैट के क्वेश्चंस थे, मतलब मैक्सिमम जीपैट के क्वेश्चन से लास्ट 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए थे। ठीक है, तो टोटल आप 80 मार्क्स में अपने आप को मार्क करो, कितने मार्क्स आपके हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा था, सारी चीज़ें कैसी थी, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। ऐसे ही सेम सीरीज़ मैं लेके आने वाला हूँ किसके बारे में, स्नाइपर के पीवाईक्यूज़ के बारे में, और ऐसे ही सारे पीवाईक्यू सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके आने में बहुत मेहनत लगती है। तो सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, साथ में इंस्टाग्राम पेज जाके ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो जाके। ठीक, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।